क्या कहता है विसरण का नियम? हमेशा उच्च दाब वाला अणु साथियों निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है और वही विसरण का नियम साथियों इस एल्वियोली में लगता है। एक तरफ से जो वायु आ रही है साथियों उसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। दूसरी तरफ से जो ब्लड आ रहा है साथियों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमारे शरीर में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, हमारे शरीर में गैसों का विनिमय कैसे होता है, हमारे शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है। और गाइज ये सभी कार्य होते हैं आपके लंग्स में, आपके फेफड़ों में। और गाइज आप सभी को पता है कि ये जो कार्य है साथियों वो फेफड़ों में कहां होता है, तो फेफड़ों की जो कोशिका होती है साथियों वहां होता है। और फेफड़ों की कोशिका का नाम क्या है साथियों, तो एल्वियोली यानी कि कूपिका। इसे साथियों वायु कूपिका भी कहते हैं। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं साथियों, जैसे कि किडनी है, किडनी का मुख्य कार्य क्या है, ब्लड को छानना। तो साथियों ब्लड को छानने का कार्य हम कहते हैं कि किडनी करती है। किडनी ना करके साथियों किडनी की जो सेल होती है, किडनी की जो कोशिका होती है वो करती है। किडनी की कोशिका का नाम क्या है साथियों, नेफ्रॉन। तो साथियों ब्लड को छानने का कार्य कौन कर रहा है, नेफ्रॉन। वैसे ही साथियों आपके शरीर में रक्त को शुद्ध करने का यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करने का कार्य कौन करता है साथियों, आपके फेफड़ों की जो कोशिका है साथियों एल्वियोली यानी कि कूपिका, ये करती है साथियों। इसी में ही गैसों का आदान प्रदान होता है साथियों। किस तरीके से इस एल्वियोली का डायग्राम होता है, किस तरीके से इसमें गैसों का आदान प्रदान होता है और किस तरीके से साथियों ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ये सारी बातें आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं साथियों कि एल्वियोली कूपिका क्या होती है। गाइस याद रखना ये एक फेफड़ों की कोशिका है। जैसे साथियों आपके ब्रेन की कोशिका न्यूरॉन होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक उसी तरीके से भैया आपके फेफड़ों की जो कोशिका होती है साथियों वो एल्वियोली है। इतनी बात आपको समझ में आई। जैसे एक एग्जांपल की और बात करूं तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि आपकी जो किडनी होती है, किडनी की जो कोशिका होती है साथियों वो नेफ्रॉन होती है। ठीक उसी तरीके से आपके फेफड़ों की जो कोशिका है साथियों वो क्या है, ये कूपिका है। इतनी बात क्लियर है। गाइस याद रखना फेफड़ों की ये इकाई भी है, या मैं कह सकता हूं कि ये फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई भी है। आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई कौन सी है साथियों। ऑप्शन में हो सकता है न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एल्वियोली, कूपिका, ये सभी ऑप्शन में हो सकते हैं साथियों, तो आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर क्या होगा साथियों, एल्वियोली यानी कि कूपिका इसका राइट आंसर होगा। गाइस ये कूपिका ही भैया आपके फेफड़ों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई है। कहने का मतलब आपके फेफड़ों में जो कार्य करने वाली इकाई है साथियों वही ये है कूपिका, और साथियों आपके फेफड़ों को जो संरचना देने वाली इकाई है साथियों वो यही है भैया कूपिका। इसलिए साथियों से फेफड़ों की क्रियात्मक व संरचनात्मक इकाई कहा गया है। अब बात करते हैं साथियों कि भैया ये कूपिका होती है, इसकी संख्या हमारे फेफड़ों में कितनी होती है, या फिर हमारे शरीर में इन कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जैसे कि मैंने अभी पिछली ही क्लास में मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी में जो न्यूरॉन होते हैं लगभग साथियों कितने होते हैं, 100 बिलियन होते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं भैया कि आपके शरीर में इन कूपिकाओं की संख्या कितनी है, तो गाइस जैसा कहा जाता है लगभग 750 मिलियन है। इनकी संख्या कितनी है साथियों, लगभग 750 मिलियन। 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं साथियों, तो आप अनुमान लगा सकते हो कि साथियों हमारे शरीर में इन कूपिकाओं की संख्या कितनी होती है। और इन्हीं कोशिकाओं में ही साथियों गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है, और साथियों इन्हीं कोशिकाओं में ही ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य होता है, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण होने का कार्य होता है। हमारे फेफड़ों का मुख्य कार्य क्या है, आपके ब्लड को शुद्ध करना, गैसों की अवस्था में ब्लड प्यूरिफिकेशन का कार्य करना, यानी कि रक्त का शुद्धिकरण करना ही साथियों हमारे फेफड़ों का मुख्य कार्य है। अब बात आती है कि भैया क्या होता है ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण करना। तो साथियों सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो भैया आपके लंग्स में होता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे रेलवे, एसएससी, एनडीए, पीसीएस, नीट, पटवार, पुलिस में, कि भैया ब्लड प्यूरिफिकेशन निम्न में से कहाँ होता है। आपके ऑप्शन में हो सकता है किडनी में होता है, फेफड़ों में होता है, लीवर में होता है, या फिर हृदय में होता है, आपके लंग्स में होता है।
आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लड का फिल्ट्रेशन कहाँ होता है, भैया वही ऑप्शन है पहले के, लंग्स में, किडनी में, लीवर में या फिर हार्ट में। तो गाइज आंसर होगा आपकी किडनी, क्योंकि साथियों जो किडनी होती है वो ब्लड को फिल्टर करती है, ब्लड को छानने का कार्य करती है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों ब्लड प्यूरिफिकेशन, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो आपके फेफड़ों में होता है। और फेफड़ों में भी कहाँ होता है, इस एल्वियोली कुपिका में, क्योंकि ये क्या है साथियों, आपके लंग्स की कोशिका है, फेफड़ों की कोशिका है। अब समझते हैं साथियों कि भैया ब्लड प्यूरिफिकेशन क्या होता है, रक्त का शुद्धिकरण क्या होता है। गाइज इस क्लास में मैं आपको बहुत सारी जानकारी देने वाला हूं, ध्यान से सुनना, एक एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाला क्वेश्चन एक एक लाइन से निकलता है। देखिए साथियों जो ब्लड होता है, हमारा जो रक्त होता है, हमारा जो खून होता है, हमारा जो रुधिर होता है साथियों, वो दो प्रकार का होता है। एक होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। गाइस जो प्योर ब्लड होता है उसे हिंदी में कहा जाता है शुद्ध रक्त, और एक होता है इम्प्योर ब्लड। इम्प्योर ब्लड को हिंदी में कहा जाता है अशुद्ध रक्त। अब बात आती है कि साथियों प्योर ब्लड क्या होता है, यानी कि शुद्ध रक्त क्या होता है, और इम्प्योर ब्लड क्या होता है, यानी कि अशुद्ध रक्त क्या होता है। ध्यान से सुनना मेरे दोस्त, प्योर ब्लड वह ब्लड होता है साथियों जिसमें भैया ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो। ऐसा ब्लड साथियों प्योर ब्लड कहलाता है, शुद्ध रक्त कहलाता है। ऐसा रक्त जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो, ऐसे रक्त को कहा जाता है साथियों प्योर ब्लड, शुद्ध रक्त। इतनी बात समझ में आ गई। ओके साथियों, इम्प्योर ब्लड की बात करें तो ये सब ब्लड होता है साथियों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा तो अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। ये होता है साथियों अशुद्ध रक्त। और गाय जो हमारे फेफड़े होते हैं वो क्या करते हैं साथियों, ये जो अशुद्ध रक्त है, इस अशुद्ध रक्त को भाई साहब इस शुद्ध रक्त में कन्वर्ट कर देते हैं। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं साथियों, मैंने कहा कि अशुद्ध रक्त को इस शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करते हैं आपके फेफड़े। किस तरीके से कन्वर्ट करते हैं साथियों, ये संरचना यानी कि ये जो कार्य होता है साथियों वो होता है आपके फेफड़ों की इकाई, आपके फेफड़ों की कोशिका, आपके फेफड़ों की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई यानी कि कुपिका एल्वियोली में। तो गाइज हम एल्वियोली का डायग्राम बनाएंगे और उस डायग्राम की सहायता से समझेंगे साथियों कि किस तरीके से ये जो गैसों की मात्रा है, इन गैसों का आदान प्रदान होता है, किस तरीके से आपके ब्लड का शुद्धिकरण होता है, ब्लड का प्यूरिफिकेशन होता है। उससे पहले साथियों मैं आपको हृदय के बारे में थोड़ी सी जानकारी देने वाला हूं ताकि आपको बहुत अच्छे से बातें समझ में आ जाए। आशा करता हूं साथियों ये सभी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज अभी तक आपने इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं और आपको हृदय के बारे में साथियों हम थोड़ी बहुत जानकारी देते हैं। उसके बाद में हम जो कुपिका है इसका डायग्राम बनाएंगे और साथियों इसके बारे में समझेंगे कि इसमें किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है। ले लिया स्क्रीनशॉट? ओके भैया, देखिए भैया अब बात करते हैं हम हमारे हृदय के बारे में, थोड़ी बहुत जानकारी जान लेते हैं ताकि आपको अच्छे से ये समझ में आ सके कि हमारी बॉडी में किस तरीके से गैसों का आदान प्रदान होता है और किस तरीके से ब्लड का शुद्धिकरण होता है। गाइज मैंने आपको बताया था जब रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया था, अगर आपने नहीं पढ़ाया तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। वैसे मैं आपको बता दूं साथियों मेरा नाम रवि है, मैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बायोलॉजी पढ़ाता हूं। जो कंटेंट आपको पेड कोर्स में उपलब्ध नहीं होता उससे अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करता हूँ। आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए ₹1 देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। देखिए भैया आप सभी को पता है हमारे हृदय का आकार कैसे होता है साथियों, बंद मुट्ठी के समान होता है। अब मैं यहाँ पर साथियों हृदय का रफली डायग्राम बनाऊंगा कुछ इस तरीके से आपको समझाने के लिए साथियों, बिल्कुल हम आसान तरीके से। ये लो, आपके हृदय का आकार कैसे होता है साथियों, बंद मुट्ठी के समान होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके हृदय का आकार कैसे होता है, बंद मुट्ठी के समान होता है। इसे मत मांड के आना भैया, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए आपके हृदय में कितने चैम्बर होते हैं साथियों, 4 चैम्बर होते हैं कुछ इस तरीके से। और आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करने वाली मांसपेशी का नाम क्या है साथियों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बता देना सेप्टम। सेप्टम जो मांसपेशी होती है साथियों ये आपके हृदय को 4 चैम्बरों में विभाजित करती है। पहला चैम्बर है साथियों राइट ओरिकल, ये वाला है राइट वेंट्रिकल,
ये है साथियों लेफ्ट ओरिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। हिंदी में कहूं तो ये दायां अलिंद है, ये दायां निले है, ये बायां अलिंद है, ये बायां निले है। इतनी बात आपको पता है? ओके भैया। आपके शरीर के विभिन्न अंगों से साथियों अशुद्ध रक्त आता है भैया सबसे पहले इस राइट ओरिकल में, इस दायां अलिंद में। कौन लेकर के आता है साथियों? तो भैया लेके आता है आपके शरीर का सबसे बड़ा सिरा, जिसे आप वेना कावा कहते हो। और साथियों वेना कावा भी दो प्रकार का होता है, एक होता है सुपीरियर वेना कावा, एक होता है इंफीरियर वेना कावा। जो सुपीरियर वेना कावा होता है साथियों, सुपीरियर वेना कावा, वो तो ऊपर की ओर लगा होता है। और जो साथियों इंफीरियर वेना कावा होता है, इंफीरियर वेना कावा होता है, ये नीचे की ओर लगा रहता है। याद रखना साथियों, ये अशुद्ध रक्त लेकर आता है आपके शरीर के विभिन्न अंगों से। अब ये अशुद्ध रक्त साथियों कहाँ पे आ गया? यहाँ पे आ गया। लेकिन भैया दायां अलिंद और दायां निले के बीच में, राइट ओरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में साथियों यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व। इस ट्राइकस्पिड वाल्व की सहायता से साथियों ये जो अशुद्ध रक्त है, याद रखना अशुद्ध रक्त आया है भैया। और अशुद्ध रक्त क्या होता है? ऐसा रक्त साथियों जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें भैया कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। अब ये अशुद्ध रक्त साथियों कहां पे आ गया भैया? इस दायां अलिंद से इस दायां निले में आ गया, इस वाल्व की सहायता से। यहां पर लगा हुआ होता है साथियों सेमीलुनार वाल्व। और इस सेमीलुनार वाल्व से कौन जुड़ा हुआ होता है साथियों? इस सेमीलुनार वाल्व से जुड़ा हुआ होता है साथियों पल्मनरी आर्टरी, पल्मनरी आर्टरी, फुसफुसीय धमनी। और ये फुसफुसीय धमनी साथियों भैया आपके इस अशुद्ध रक्त को कहां पे पहुंचाती है? तो आपके लंग्स के पास पहुंचाती है, आपके फेफड़ों के पास पहुंचाती है। और लंग्स क्या करता है साथियों? इस अशुद्ध रक्त को, मैंने आपको बताया था पिछले ही स्लाइड में, इस अशुद्ध रक्त को साथियों शुद्ध रक्त में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। अशुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक होती है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम होती है। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है साथियों जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। अब साथियों देखिए ये कहां पर गैसों का आदान प्रदान हुआ? कहां पर? आपके लंग्स में। यही तो मैं पढ़ाने वाला हूं साथियों कि किस तरीके से आपकी बॉडी में गैसों का आदान प्रदान होता है, किस तरीके से ये अशुद्ध रक्त शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि यहाँ देखोगे आप तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और यहाँ पे देखोगे आप तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है अशुद्ध रक्त में। लेकिन शुद्ध रक्त में आप जैसे ही देखते हो तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है साथियों आपके फेफड़ों में जो गैसों का आदान प्रदान हो गया है? देखिए साथियों यहाँ पर गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक आई है लेकिन यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम हो गई। यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है, यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक हो गई। यानी कि आपके फेफड़ों में क्या होता है साथियों? ये अशुद्ध रक्त साथियों शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कार्य जो होता है साथियों गैसों का आदान प्रदान, वो होता है साथियों आपके फेफड़ों की जो इकाई है एल्वियोली, यानी कि जो कूपिका होती है साथियों, इसी कूपिका। तो अगली स्लाइड में हम साथियों कूपिका की संरचना पढ़ेंगे और कूपिका की संरचना में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में गैसों का आदान प्रदान होता है, किस तरीके से हमारे फेफड़ों में गैसों का आदान प्रदान होता है। अब साथियों आगे देखिए ये अशुद्ध रक्त साथियों शुद्ध रक्त में कन्वर्ट हो गया हमारे फेफड़ों में। और साथियों फिर फेफड़ों से भैया एक नली जुड़ी हुई होती है, एक डक्ट जुड़ी हुई होती है और इस डक्ट को कहा जाता है, एक नस जुड़ी हुई होती है और यह है भैया पल्मनरी वेन्स। ये पल्मनरी वेन्स क्या करता है साथियों आपके फेफड़ों से इस शुद्ध रक्त को कहां पहुंचाता है साथियों? बायां अलिंद में पहुंचाता है। इस तरह का जो एरिया है साथियों ये दायां वाला भाग है और इस तरह का जो एरिया है भैया ये बायां भाग है। ये अशुद्ध रक्त आ रहा था साथियों आपके हृदय से, फिर वापस साथियों आपके फेफड़ों ने इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध रक्त में कन्वर्ट किया और अब ये शुद्ध रक्त साथियों पल्मनरी वेन्स की सहायता से बायां अलिंद के पास पहुंच गया। बायां अलिंद और बायां निले के बीच में यानी कि लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में साथियों यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है जिसे कहा जाता है बाइकस्पिड वाल्व। ये बाइकस्पिड वाल्व की सहायता से साथियों बायां अलिंद से ये शुद्ध रक्त है साथियों ये यहाँ पे आ जाता है।
इस बायां नीले में गाइज, ये जो बायां नीले होता है, ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये आपके हृदय का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत चैम्बर होता है। और इसमें साथियों एक वाल्व लगा होता है, उस वाल्व का नाम है आयोटा, AORT, आयोटिक वाल्व। ये आयोटिक वाल्व लगा होता है साथियों। और आयोटिक वाल्व से कौन जुड़ा होता है? आयोटा, AORTA, आयोटा या ओटा कहते हो आप। ये होती है साथियों सबसे बड़ी धमनी, जो साथियों इस अशुद्ध रक्त को भैया कहां पर पहुंचाती है? आपके शरीर के ऑर्गन्स के पास पहुंचाती है। तो आपका हृदय कुछ इस तरीके से कार्य करता है। आपके हृदय, मैंने कहा एक आपका हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है, आपके ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। आपके हृदय में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन होता है, सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा, एक बार सिकुड़ेगा एक बार फैलेगा। जब साथियों सिकुड़ता है तो साथियों ब्लड क्या होता है, जिससे ये साथियों मान लीजिए ये सिकुड़ा तो ब्लड इसमें आ जाएगा, फिर ये सिकुड़ेगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा, ये खुला तो इसमें इसके अंदर ब्लड आ जाएगा, ये खुला तो इसके अंदर ब्लड आ जाएगा। तो साथियों ब्लड आपका हृदय एक पंपिंग ऑर्गन है, ब्लड को पंप करने का कार्य करता है। और किस तरीके से पंप करता है मैंने आपको ये बता दिया। आपके हृदय की ये पूरी कार्य प्रणाली है। लेकिन मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं साथियों कि आपके लंग्स में भैया रक्त आता है आपके हृदय से। कौन लेकर के आता है? पल्मोनरी आर्टरी लेकर आती है। कैसा रक्त लेकर के आती है? अशुद्ध रक्त लेकर आती है। और कौन सा लेकर के जाती है? पल्मोनरी वेन साथियों शुद्ध रक्त लेकर के जाती है। यानी कि आपके फेफड़ों का जो मुख्य कार्य है साथियों वो कौन सा है? आपके ब्लड का शुद्धिकरण करना, ब्लड प्यूरिफिकेशन करना। किस तरीके से होता है अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। आशा करता हूं साथियों ये सारी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर गाइस आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ में नहीं आया, आपने जल्दी में पढ़ा दिया साथियों, तो इसमें गलती आपकी है भैया, मेरी नहीं है। क्योंकि मैंने रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर लगभग 30 क्लासों में कंप्लीट करवाया। ये सारी बातें मैंने लगभग आपको 10 बार बताई है। आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर साथियों आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए। रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर मैंने पूरा करवा रखा है। इतनी बात समझ में आ गई तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब हम चलते हैं एल्वियोली की संरचना के बारे में बात करते हैं, कुपिका की संरचना के बारे में, या फिर वायु कुपिकाओं की संरचनाओं के बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से हमारी इस वायु कुपिका में गैसों का आदान प्रदान होता है। ओके भैया, स्क्रीनशॉट ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके भैया जी, देखिए भैया, जब आपके फेफड़ों में कुपिका कितनी होती है? आपके फेफड़ों में कुपिका होती है साथियों 750 मिलियन। इस 750 मिलियन में से एक कुपिका को, एक एल्वियोली को आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप पर रखोगे तो साथियों आपको अंगूर के गुच्छे के समान, यानी कि किसी एक अंगूर के समान इस तरीके से साथियों इसकी संरचना दिखाई देगी। ये होती है साथियों एल्वियोली, यानी कि वायु कुपिका, या फिर जिसे आप कुपिका कहते हो। अब इसमें किस तरीके से आपके गैसों का विनिमय होता है, गैसों का आदान प्रदान होता है साथियों, वो सारी बात हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, आपके वातावरण में साथियों क्या क्या होता है, तो आप कहोगे भैया कि वातावरण में 78% तो नाइट्रोजन होता है, 21% ऑक्सीजन गैस होती है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, और बाकी की अदर गैसें होती है। आप यही कहोगे। इसे साथियों हम इनहेल करते हैं, यानी कि अंतर्ग्रहण करते हैं। किसकी सहायता से? आपकी नाक की सहायता से, नोज की सहायता से। फिर साथियों नाक से ये वायु कहाँ चली जाती है? जो वातावरण में उपस्थित एयर है, ये साथियों आपकी चली जाती है ट्रेकिया या विंड पाइप में। ट्रेकिया कहा जाता है श्वास नली को, श्वास नली में चली जाएगी। ओके, जो बातें बता रहा हूं ध्यान से सुनना, एक एक बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में साथियों ये चली जाती है ब्रोंकाई में। अब आप कहोगे भैया कि ये ब्रोंकाई क्या है, ये ब्रोंकियोल्स क्या है? तो देखिए, इस ट्रेकिया का पहला विभाजन साथियों ब्रोंकाई कहलाता है, और दूसरा विभाजन साथियों क्या कहलाता है? ब्रोंकियोल्स कहलाता है। इतनी बात समझ में आ गई? ओके, तो फिर ब्रोंकाई में चला जाता है, फिर ब्रोंकियोल्स में चला जाता है। अगर आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है तो भैया आप जाइए और भैया आप वहां जाकर देख सकते हो, जहां पर मैंने आपको ये श्वसन तंत्र वाला चैप्टर पढ़ाया है। वहां पर आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो। अब साथियों ये वायु ब्रोंकाई ब्रोंकियोल से होती हुई साथियों एल्वियोली, यानी कि आपकी कुपिका में पहुंच जाती है। और कुपिका की संरचना साथियों कुछ इस तरीके से होती है, और इसमें आपका ब्लड भरा हुआ रहता है। इतनी बात पहुंच गई। अब साथियों ये जो
इस एयर में 21% तो ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी कि ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा यहाँ पर कम है। तो पहला पॉइंट तो आपको ये याद होना चाहिए कि किस तरीके से आपकी इस वायु कूपिका तक ये भैया एयर पहुंची जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। अब मैंने आपको जस्ट पिछली स्लाइड में हृदय की कार्य प्रणाली पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हृदय के पास से जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो साथियों दायां नीले से ब्लड को आपके फेफड़ों तक पहुंचाती है। और कौन सा ब्लड को पहुंचाती है? तो अशुद्ध रक्त को, ऐसा रक्त जिसमें साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। अब ये ब्लड साथियों यहां पर आ गया इस एल्वियोली में। इस एल्वियोली में साथियों ब्लड भरा हुआ रहता है। अब होता क्या है साथियों, इस बात का ध्यान रखना, ये जो ब्लड आया साथियों इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। हमने जो श्वास ली साथियों उसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। अब होता क्या है साथियों, इस एल्वियोली में एक प्रक्रिया होती है विसरण की, विसरण प्रक्रिया, डिफ्यूजन प्रोसेस। इसमें क्या होता है साथियों, उच्च दाब वाला अणु, उच्च दाब वाला अणु हमेशा, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, हमेशा साथियों निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है, निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। विसरण का नियम पढ़ा है, अणु की ओर जाता है। क्या कहता है विसरण का नियम? हमेशा उच्च दाब वाला अणु साथियों निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है और वही विसरण का नियम साथियों इस एल्वियोली में लगता है। एक तरफ से जो वायु आ रही है साथियों उसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम है। दूसरी तरफ से जो ब्लड आ रहा है साथियों उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है और ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम है। उच्च दाब वाला अणु हर हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर जाएगा। यहाँ पर साथियों कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है, तो भैया ये जो अधिक है ये तो चला जाए, ये जो अधिक है, मैंने कहा उच्च दाब वाला अणु हर हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड तो चली जाएगी साथियों इधर। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है तो ये चला जाएगा साथियों इधर, क्योंकि कहता है साथियों कि विसरण का नियम कहता है कि उच्च दाब वाला अणु हमेशा निम्न दाब वाले अणु की ओर जाता है। कहने का मतलब साथियों जिसका उच्च दाब होगा वो निम्न दाब वाले अणु की ओर जाएगा। यहाँ पर साथियों ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक है तो वो तो इधर आ जाएगी, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक है तो वो इधर चली जाएगी। अब साथियों यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा अधिक हो गई ना इस विसरण के नियम से। मैंने कहा कि हमेशा उच्च दाब वाला अणु निम्न दाब वाले अणु की ओर चला जाएगा, तो साथियों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है साथियों वापस इसी ही रास्ते से साथियों आपके शरीर से बाहर चली जाएगी। जब आपने श्वास लिया तब तो साथियों ऑक्सीजन अधिक थी, ऑक्सीजन अधिक थी, लेकिन जब आपने श्वास छोड़ा साथियों तो भैया क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अधिक है। अधिक तो नहीं है साथियों, 0.03% होती है, लेकिन भैया लगभग 4 से 5% हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं साथियों लगभग 16% के आसपास। ऐसा क्यों होता है साथियों? क्योंकि ऑक्सीजन की हमें जितनी आवश्यकता होती है हमारी बॉडी को उतनी ही तो हम यूज में लेंगे, बाकी के हम ऐसे कैसे ही छोड़ देंगे। तो गाइज ये ऑक्सीजन क्या काम आता है, तो आपको पता है कि आप कुछ भी खा लीजिए, आपके शरीर में आपकी कोशिकाओं के पास जाकर क्या इकट्ठा होता है, ये होता है साथियों C6H12O6 ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों ATP ऊर्जा का निर्माण किया जाता है। और ये साथियों आपके ब्लड की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड जो अधिक है साथियों वो यहीं से ही आ रहा है, आपकी कोशिकाओं के पास से ही ये ब्लड लेकर के आ रहा है। इसलिए साथियों जब हम श्वास छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन गैस की मात्रा कम हो जाती है। किस प्रतिशत तो हम लेते हैं, लेकिन 16% ही छोड़ते हैं, क्योंकि भैया इस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए हम ऑक्सीजन को रख लेते हैं। और इस ऑक्सीजन को आपकी कोशिकाओं के पास कौन लेकर के जाता है, तो ब्लड लेकर के जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। जब हम छोड़ते हैं साथियों तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अपशिष्ट पदार्थों के रूप में बाहर निकलती है, तो साथियों 4 से 5% हो जाती है। अब ब्लड का शुद्धिकरण हो गया साथियों, इस एल्वियोली से ही एक पाइप जुड़ा हुआ होता है, आपके फेफड़ों से ही एक पाइप जुड़ा हुआ रहता है, वो होता है पल्मोनरी वेन्स। ये साथियों शुद्ध रक्त को आपके हृदय के पास वापस लेकर के जाता है और आपका हृदय फिर ब्लड को दोबारा पंप करता है।
फिर आपके ब्लड को दोबारा पंप करता है और आपके शरीर के अंगों के पास ये शुद्ध रक्त पहुंचा देता है। शुद्ध रक्त ऐसा रक्त होता है जिसमें ऑक्सीजन गैस की मात्रा अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा कम होती है। आशा करता हूं साथियों ये सारी बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। गाइज अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो सबसे पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको फिर भी कुछ कमी रह गई है तो गाइज मैंने भैया श्वसन तंत्र वाला चैप्टर भी आपको अच्छे से पढ़ा रखा है, और भैया रक्त परिसंचरण तंत्र वाला चैप्टर मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। दोनों चैप्टरों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर पढ़ लीजिए भैया। आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जिस तरीके से मैंने आपको समझाया है साथियों पूरे यूट्यूब पर देख लीजिए। अगर एक भी क्लास मेरे जैसी मिल जाए तो कह देना आप। इतने अच्छे से इतने सिंपल तरीके से साथियों आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। अरे यार बिल्कुल घर की तरह पढ़ाया है भैया, और क्या बताए, एक एक चीज पढ़ाई है। लेकिन इनका जो कार्य है साथियों वो तो बताना पड़ेगा। अब उसमें भी आसान और कठिन क्या। आशा करता हूं साथियों ये कहानी आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि वो चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाकर पढ़ लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे चैप्टर एक एक लाइन से क्वेश्चन आते हैं साथियों आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में। ठीक है भैया, ओके। तो आज यहीं तक रखते हैं साथियों। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमारी बॉडी में गैसों का आदान प्रदान होता है, गैसों का विनिमय होता है, किस तरीके से हमारी बॉडी में रक्त का शुद्धिकरण होता है। तो साथियों आज हम वीडियो यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राम राम। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।